आज हमें प्रोजेक्टाइल का लास्ट सेक्शन डिस्कस करना है, रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल इन इंक्लाइंड प्लेन हमने डिस्कस किया था और आज का हमारा पार्ट है रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल। देखो, ऑलरेडी रिलेटिव मोशन पे दो बार मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, एक बार रिलेटिव इन 1D और एक बार रिलेटिव इन 2D। ठीक है, और रिलेटिव इन 1D में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी की भी बात की थी। तो रिलेटिव मोशन तो कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं फिर से एक बार आपको याद दिलाता हूँ कि यार रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है। देखिए, मतलब बहुत ही सिंपल है। बिना रिलेटिव के भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सपोज ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, ए को बी के पास जाना है। सो लेट्स से इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस है लेट्स से 100 मीटर। तो बताओ कितनी देर में पहुंच जाएगा? ए बी को 5 सेकेंड में। इट इज सिंपल, डिस्टेंस ओवर स्पीड 5 सेकेंड में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। बट अभी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि सपोज ये भी मूव करने लगे 5 मीटर पर सेकेंड से, तो अभी 5 सेकेंड में नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ये भी थोड़ा आगे जाएगा। अच्छा, अब मैं अगर ये कॉमन सेंस लगाऊं कि यार ये 5 सेकेंड में मिल गया था, बट 5 सेकेंड में ये कितना आगे चला गया, तो आप सुने, मैं स्टेप्स बता रहा हूँ। पहला एक ये स्टेप हुआ जो हमने कॉमन एकदम लिया। दूसरा जो पैटर्न है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसे सॉल्व करे और ये सच में स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि सर पहले ये 5 सेकेंड में हिट करने वाला था, अब हम चेक करेंगे कि 5 सेकेंड में ये कितना आगे जाएगा। सो 5 इंटू 5 कितना, 25। यहाँ पर 25, बट ये थोड़ा आगे चला गया, तो आप चेक करते हो कि 25 कवर करने में कितना टाइम लगेगा, बट उस टाइम पे फिर ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा ना। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को एक लॉजिक के साथ करते हैं। क्या कि अगर इसकी स्पीड 20 और इसकी 5 है, तो हमें एज्यूम करेंगे कि लेट से ये कितनी देर बाद मिल गए, टी टाइम बाद। तो टी टाइम में ये कितना ट्रेवल कर लेगा, बी वाला कितना ट्रेवल कर लेगा टी टाइम में, 5 इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। एवरीवन क्लियर विद दिस कि ये बी वाला ऑब्जेक्ट टी टाइम में कितनी दूर चला जाएगा, कितना, 5 इंटू टी। तो बेटा ए वाले को कितनी दूर जाना पड़ेगा, यहां तक जाना पड़ेगा ना, तब तो जाके दोनों एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब इसने 5 इंटू टी ट्रेवल किया, बट इसने ये 100 भी एक्स्ट्रा ट्रेवल की। तो बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम चीजों को इक्वेट करने का ट्राई करते हैं। क्लियर? तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये की 20 इंटू टी, और मुझे पता है कि ये 20 इंटू टी कितनी ज्यादा है, इस 100 मीटर से ज्यादा है। अब देखो इक्वेशन देखो, ये एक डिस्टेंस है 20 इंटू टी, ये एक डिस्टेंस है 5 इंटू टी, ये एक डिस्टेंस है 100 मीटर। और फिगर से हम देख सकते थे कि ये जो पर्सन ने 20 इंटू टी कवर की, दिस इज नथिंग बट इट इज 100 प्लस 5 इंटू टी। क्लियर? सो नाउ सब्ट्रैक्ट इट, it will be 15 into t is equal to 100 and t will become 100 by 50. क्लियर? सो इसका मतलब ये है कि कुछ इतना टाइम लग जाएगा किसको, इन दोनों को साथ में मैच होने का। तो ये मेथड जो होता है, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल मेथड, लॉजिकल अप्रोच। हमने देखा कि यार टी टाइम पे ये कितना जाएगा, ये कितना जाएगा, और दोनों को इक्वेशन से मैच कराने का ट्राई किया। ये था कॉमन पर्सपेक्टिव। किसी को कॉमन पर्सपेक्टिव में कोई डाउट, कैसे दो ऑब्जेक्ट्स का मीटिंग पॉइंट सॉल्व करते हैं? आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हम कैसे एग्जैक्टली सॉल्व करने वाले हैं। बट अब आप समझो इस क्वेश्चन को करने का दूसरा अप्रोच। जब हम ये चेक कर रहे थे कि यार ये जो पर्सन है ये कितना ट्रेवल किया, 5t, ये कितना ट्रेवल किया, 20 इंटू टी, और ये बीच का गैप कितना था, 100 मीटर। और मैंने इस तरीके से इक्वेशन बनाई, यार ये 20t जो है इट इज नथिंग बट इट इज 100 प्लस 5t। बट एक सेकेंड मेथड भी हो सकता है ना, व्हाट इफ दिस ऑब्जेक्ट डजंट मूव,
तब तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी ना, तब तो एक बार में टाइम आ जाएगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 100 बाई स्पीड। बट ये मूव तो हो रहा था, ये मूव तो हो रहा था 5 से और ये 20 से। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव। रिलेटिव में हम क्या करते हैं, जब हम इसकी वाली स्पीड, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड किसी दूसरे को देते हैं रिलेटिव में, तो हम इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे कंसिडर करते हैं। तो अगर मैंने इसकी 5 स्पीड इसको दे दी तो रेस्ट पे होगा, तो ये क्या बन जाएगा 25। नहीं, स्पीड ऐसे नहीं दे देने की इसकी 5 है तो इसी को दे देंगे, नहीं, अपोजिट साइन के साथ देते हैं। मतलब अगर ये ए है और ये बी है एंड यू वांट स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, so what is the formula? It is va minus vb. That's how we do va minus vb. तो मुझे लगता है कि मैंने इतना रिलेटिव में इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझाए हुए हैं कि ये चीज़ आपको ऑलरेडी क्लियर होगी कि हमने b को रेस्ट पे किया, मतलब b की स्पीड a को दे देंगे, बट कैसे, सब ट्रैक करते हुए। सो 20 माइनस 5 कितना आ जाएगा 15। आंसर आ गया तुरंत, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना पड़ा, तुरंत आंसर हमारा आ गया। सो ये पावर होता है रिलेटिव मोशन में। तो पहले मैं प्रोजेक्टाइल का एक क्वेश्चन सिंपल वे में आप लोग को समझाता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि देखो रिलेटिव से कितना इजी हो जाता है प्रोजेक्टाइल। डन। तो पहले हम एक क्वेश्चन लॉजिक वाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम एक्चुअल रिलेटिव को पढ़ेंगे। सो रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल में सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल से स्टार्ट करना है और आपको ये एग्जांपल विदाउट रिलेटिव यूज किए विद लॉजिक सॉल्व करना है। ओके, सो सॉल्व इट without using relative motion. Now the point is, आपको पता है रिलेटिव मोशन कब ज्यादा यूजफुल होता है, जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं। एक ऑब्जेक्ट है तो रिलेटिव की बात ही खत्म है, जरूरत ही नहीं है। यूजुअली दो ऑब्जेक्ट होंगे तो रिलेटिव की जरूरत पड़ जाती है, ये एक हाँ अच्छा पार्ट होता है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोग ट्राई करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, अ टैंक इज देयर। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट क्लियर बोल रहा हूँ। अ टैंक इज देयर, ठीक है। अ टैंक इज फायरिंग सम बॉम्ब, so it is firing a bomb. Now find the speed u in a manner so that it hits the car. Clear? So initially the initially the car is at 200-meter distance and moving away with 20 with 20 meter per second or 10 meter per second. ओके, तो आपको बताना है कि किस स्पीड से टैंक को फायर करना चाहिए सो दैट इट हिट्स द कार। क्वेश्चन सभी को समझ आया क्या, बताएं। क्वेश्चन पैटर्न, ओके गुड। सो क्वेश्चन पैटर्न में अब लॉजिक क्या था, क्या लॉजिक मैंने बताया था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, यार ये हिट कब करेगा, ये कार कुछ टी टाइम बाद यहाँ पहुंच जाएगी। डन। सो ये कार अगर कुछ टी टाइम बाद यहाँ पर पहुंच जाएगी और हमने अगर ऐसा टारगेट किया कि टी टाइम बाद हमारा बॉम्ब भी यहाँ पर पहुंच जाए तो ये हिट कर देगा। समझ आया? तो
अगर इसको टाइम यूज्ड है टी टाइम, टी टाइम में इसे कहाँ पहुंचना है, यहाँ पर लैंड करना है, और टी टाइम में ही इसे कितना ट्रेवल करना है, आगे ट्रेवल करना है। तो बताओ टी टाइम में ये कितना ट्रेवल कर लेगा, 10 इंटू टी, 10 स्पीड इंटू टाइम, या तो डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू टी। डन। अब रिलेशन देखो, रिलेशन क्या होगा, मैंने क्या बताया था कि फाइंड करो कि टैंक का ये जो बॉम्ब है वो कितनी दूर जाएगा टी टाइम पे। तो मतलब हमें क्या फाइंड करनी है इसकी रेंज। रेंज। सो रेंज बताओ बेटा, टी टाइम बाद रेंज कैसे निकालते हैं, यू स्क्वायर बाई जी। यू स्क्वायर बाई जी। समझ आया क्यों, बिकॉज थीटा कितना है 45 डिग्री। 45 डिग्री। बट बताओ क्या यू स्क्वायर बाई जी हमारे काम आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमें इक्वेशन टाइम की बनानी है। समझ आया लॉजिक। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन याद आ रहा हो तो मैंने डिस्टेंस लिखी थी 20 टी विच वाज 100 प्लस टी। सोचो अब आप टी की इक्वेशन में, ये इक्वेशन थी पिछली लास्ट क्वेश्चन की, अगर आप टी की जगह यू ले आए तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे ना आप। समझ पा रहे हो, अगर मैं इसको Yes. इक्वेट कर दूंगा तो ये फिर टफ हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा हमारे लिए। तो हमें पहले क्या टारगेट करना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए कि कितनी देर में ये पहुंचने वाला है। समझ आया, ये तो मैं मान रहा हूँ, ये तो मैं आपको लिख देता हूँ बिकॉज थीटा इज 45 डिग्री, बट हमारा टारगेट होना चाहिए टाइम निकालना। तो हम टाइम निकाल सकते हैं कि नहीं, हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ। तो बेसिकली हमें जो चीज़ें करनी है, टाइम और यू में रिलेशन चाहिए हमें। तो मैं यहाँ पर सॉल्विंग में बताऊं कैसे, देखें। फर्स्ट स्टेप होना चाहिए हमारा कि आपने बोला कि रेंज होगी, जो रेंज होगी दैट इज नथिंग बट 200 प्लस कितना कवर किया उसने डिस्टेंस 10 इंटू टी। और रेंज हम कैसे लिख सकते हैं, यू स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू 200 प्लस 10t। अभी एक इक्वेशन में दो अननोन नहीं सॉल्व कर सकते ना हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड द रिलेशन इन t एंड u। so we cannot solve two variable in one equation, so two variable in one equation can be solved। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, टी एंड यू में रिलेशन फाइंड करना है, फाइंड नहीं और रिलेट टी एंड यू एंड रिप्लेस। तो बताओ टी एंड यू में रिलेशन, टी का फॉर्मूला हमें पता है ना प्रोजेक्टाइल में, 2u बताएं sin थीटा बाई जी। पक्का सबको समझ आया, टी का फॉर्मूला क्या होता है 2u sin थीटा बाई जी। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, टी का पर 2u, और ये क्या हो जाएगा 1/√2 अपॉन जी को 10 ले लेते हैं। सो 2 एंड √2 ये कैंसिल होगा, √2 रिमेन आएगा यहाँ पर, या फिर सॉरी 2 से 5 को कट कर लेते हैं। सो 2 से इसको कट कर लिया, 5√2 आ जाएगा नीचे। सो इसका मतलब सॉल्विंग में क्या हो जाएगा यहाँ पे u बाई 5√2। देखा कैसे हमने t को रिप्लेस किया, सबको समझ आया। हाँ, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर दें आंसर आ जाएगा। तो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू 10 ले रहा हूँ, 200 प्लस 10 इंटू टी की वैल्यू कितनी आ गई है, u बाई 5√2। सो अभी भी कैंसिल आउट होगा, 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाएगी, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2000 प्लस 5 से कैंसिल आउट होगा तो √2 आ जाएगा यहाँ पे, तो मतलब ये आ जाएगा 10 इंटू √2 इंटू यू। ठीक है, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यू स्क्वायर माइनस 10√2 यू माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। किसी को कोई डाउट, डन। अब यू सॉल्व कर देते हैं, याद है अगर इसके फैक्टर तो होंगे नहीं तो फिर कैसे यू निकालते हैं, माइनस बी
डन। प्लस माइनस बोला मैं रूट डायरेक्टली बी स्क्वायर बॉल माइनस पेन 4s प्लस माइनस रूट ऑफ बी बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4s इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 1 इंटू माइनस 2000। सो ये मैंने पूरा डिटेल्ड लिखा हुआ है अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1। डन। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो भी आंसर है वो आ जाएगा। आप समझ रहे हो, इसे सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर अप्रोक्सीमेट आने वाला है। अब आप समझ रहे हो कि प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन में यू स्क्वायर होने की वजह से अगर आपने उन्हें विदाउट रिलेटिव सॉल्व किया तो कितना कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं चीजें। समझ आया क्या ये? क्लियर? यस सर। ओके। तो आप बात समझिए कि मैंने आपको पहले ये सिखाया कि व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ रिलेटिव मोशन। क्लियर? क्योंकि नॉर्मली अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी जाने वाला है क्वेश्चन, तो इसलिए हमें रिलेटिव की जरूरत पड़ती है। बट अब मैं एक क्वेश्चन और आपको दूंगा जो इजीली सॉल्व हो जाएगा विदाउट रिलेटिव। तो फिजिक्स में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर आपने बताया है कि ये पाथ यूज करना है, ये इजी पड़ेगा। नहीं, देयर विल बी सम क्वेश्चन जिसमें मे भी ये पाथ इजी हो। ठीक। तो विदाउट रिलेटिव एक पाथ है, एक पाथ क्या है विदाउट रिलेटिव डायरेक्टली लॉजिक, और एक है रिलेटिव। तो ऑफ कोर्स रिलेटिव इज इजी एंड विदाउट रिलेटिव इज टफ। बट ऐसा नहीं है कि विदाउट रिलेटिव इज ऑलवेज टफ। नहीं, सोचो क्वेश्चन ही इजी है, अगर क्वेश्चन इजी है तो विदाउट रिलेटिव भी इजी हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो ऐसा मान के मत बैठना कि नहीं सर ने तो कहा है विदाउट रिलेटिव तो करना ही नहीं है, बहुत टफ होगा। नहीं यार, अगर क्वेश्चन ही इजी है तो फिर मतलब विदाउट रिलेटिव भी इजीली हो जाएगा। तो मैं आपको फिर एक क्वेश्चन देता हूँ और मैं चाहता हूँ आप विदाउट रिलेटिव अप्रोच करके देखें। ठीक है, रिलेटिव एंड प्रोजेक्टाइल की टेंशन नहीं लेना है, बहुत सिंपल है, एक लाइन है और आप तुरंत समझ जाओगे। इसलिए पहले मैं फोकस कर रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन हम विदाउट रिलेटिव कर सकते हैं और किस टाइप के नहीं कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन ये है यार, क्वेश्चन स्ट्रेट है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको एम करने का हमने ट्राई किया। ठीक है, हमने यू स्पीड से थ्रो किया एक ऑब्जेक्ट को, और एक ऑब्जेक्ट किसी बिल्डिंग की हाइट पे है जिसे हमें ड्रॉप करना है। तो मैं कुछ वैल्यूज देता हूँ आपको। हाइट है लेट्स से 40 मीटर, ये है 30 मीटर। तो आपको ऑलरेडी पता चल गया ना कि किस एंगल पर एम्ड है। अगर मैंने ये 53 दे दिया yes, 53 तो आपको ये कॉमन सेंस से पता चल जाना चाहिए कि व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट इन दिस केस। सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, ये मैं सॉल्व कर लूंगा इस तरफ से, यहाँ पर मैं साइड में लिखूंगा tan theta will be how much 40 by 30, so basically it is 4 by 3, so theta is 53 degree। डन। सो उससे हम चीजों को निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि व्हेन this suppose this is a tank or something, gun is there, when the gun is firing the object just drops, it is just dropping। so the thing is
कि समवन एम्ड टू द ऑब्जेक्ट बट ऑब्जेक्ट नहीं, सपोज एक कोई पर्सन है और वो जंप कर गया, सो व्हाट आर द चांसेस कि ये बुलेट उसे हिट करेगी या नहीं करेगी, वो पॉइंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन सबको समझ आया कि बुलेट हिट करेगी या नहीं। अभी काफी लोग सोच रहे होंगे सर बुलेट क्यों हिट करेगी, बुलेट तो ऐसे निकल जाने वाली है, वो पर्सन तो जंप कर गया है। समझ आया? बट देख क्वालिटी पार्ट इज कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर प्रोजेक्टाइल को ऐसे हम नॉर्मली फायर करेंगे तो वो ड्रॉप होना स्टार्ट करता है ना। कभी भी ये स्ट्रेट जाएगा क्या? एम करोगे स्ट्रेट तो जाएगा क्या? नहीं। आपको याद है आप एम स्ट्रेट करेंगे तो कभी कोई चीज स्ट्रेट हिट करती है क्या? नहीं, इट ड्रॉप्स, इट ड्रॉप्स। अच्छा, किसे बुलेट याद का है कि ये हाइट कैसे निकालते हैं ड्रॉप? हाफ GT स्क्वायर। हाफ GT स्क्वायर। Half GT square. So the height of drop from aiming point is half GT square. तो ये मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा सॉल्विंग पे फोकस कर रहा हूँ कि अगर मुझे निकालना है क्या ड्रॉपिंग फ्रॉम एमिंग पॉइंट, ओके, ड्रॉप फ्रॉम या एम्ड पॉइंट और टारगेटेड पॉइंट सो वो ड्रॉप कैसे निकालते हैं? एच इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर से। डन। तो ये हो गया ड्रॉप फ्रॉम टारगेटेड पॉइंट। अच्छा, दूसरा ड्रॉप ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं? बताएं। डिस्टेंस ड्रॉ, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। बताएं डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट एच कैसे निकालते हैं? हाफ GT हाफ स्क्वायर। GT स्क्वायर। क्लियर? तो इसका मतलब इसमें रिलेटिव वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें जरूर दो ऑब्जेक्ट हैं, टी टाइम बाद कोलाइड करने वाले हैं, बस बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपने ऑब्जेक्ट को एम किया, बट रियल में क्या होने वाला है, वो ऑब्जेक्ट एक टारगेटेड वैल्यू से ड्रॉप होगा। डन। ये कुछ यहां पर आने वाला है, ये जो हम फायर कर रहे हैं एच हाइट ड्रॉप करेगा, बट उतना ही ड्रॉप तो ये भी करने वाला है ना जिसे हमने जस्ट ड्रॉप किया हुआ है। तो यहाँ पर यही पॉइंट है कि ये सेम टाइम पे जस्ट ड्रॉप वाला हाइट भी हाफ GT स्क्वायर ही है। तो ऑफकोर्स ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसे हिट करेगा। क्लियर? क्योंकि ड्रॉप फ्रॉम टारगेटेड पॉइंट भी इतना है एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट भी इतना है। सो इफ ऑब्जेक्ट ड्रॉप्स एट द सेम टाइम, if object is dropped at the same time gun is fired, the bullet will hit the target. क्लियर? बट कहां पर? ऊपर नहीं, कहीं एच हाइट नीचे आने के बाद, बट टारगेट को हिट करेगा ही बुलेट, बिकॉज ड्रॉप इन बुलेट इज सेम एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है, बट क्या रिलेटिव की जरूरत हुई क्या? कुछ हमें रिलेटिव मोशन की कोई रिक्वायरमेंट थी क्या इस क्वेश्चन के लिए? नहीं, से भी काम बन गया, हमें सॉल्व करने की इतनी जरूरत नहीं थी। तो मैं यही समझाना चाह रहा था कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको डिटेल समझ में आएगी। इसके लिए आपको क्या करना होता है, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करें आप, जितना क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना बेटर आपको आइडिया लगेगा कि कब रिलेटिव की जरूरत नहीं है। हाँ पूछिए। सर वो थीटा 53 कैसे आया? थीटा 53 कैसे आया? ये ट्रायंगल हमने समझाया हुआ है, ये आपको याद रखना है कि जब भी कभी ये 4 होता है, ये 3 होता है, ये 5 होता है, तो ये रेशियो कितना होता है? 53 डिग्री।
और अगर मैं देखूं तो ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ये कितना आ गया 4/3। हाँ, तो ये Yes. 53 डिग्री हो गया। चले, तो अब एग्जैक्टली रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं। रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग करता हूँ रिलेटिव मोशन में क्या टेंशन है। रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल। अभी ये बताओ, प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन लगता है ना ग्रेविटी का, ठीक है। Yes. सिंपल क्वेश्चन, Yes, सिंपल sir. क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखें, सपोज एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, आप लोग समझेंगे अच्छे से, और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसे मैंने θ1 एंगल पर u1 स्पीड से थ्रो किया। समझ आया सबको? ये ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बी है जिसे हमने थ्रो किया एक दूसरे एंगल पर θ2 एंगल पर, किस स्पीड से, u2 से। डन। तो ये कैसा जाएगा, ये कुछ ऐसा जाएगा यार, ये रेड पाथ समझ आया, θ1 ये कुछ ऐसे जाएगा, और ये वाला θ2 कुछ ऐसे जाएगा। डन। नाउ द पॉइंट इज, क्या चांसेस है कि ये दोनों कोलाइड करेंगे। क्लियर? तो हमसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइंड व्हेन एंड वेयर दे विल कोलाइड। क्लियर? याद है ना क्या चीजें पूछी जाती हैं प्रोजेक्टाइल में? अच्छा, अभी प्रॉब्लम समझिएगा यार। आपको मैंने पहले बताया था ना कि हम क्या चीज पहले निकालते हैं रिलेटिव में, Time. टाइम टाइम। निकालते हैं। याद रखना, रिलेटिव से हम सिर्फ क्या निकाल Time. सकते हैं, टाइम। डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? नहीं। Sir. नहीं, डिस्टेंस हम रियल में सॉल्व करेंगे। तो सोचो, अगर मैंने आपको दे दिया कि यार ये 3 सेकंड बाद कोलाइड होगा, तो चेक तो कर सकते हो ना 3 सेकंड बाद कहाँ पहुंच जाएगा, एक्स एंड वाई U1 चीजें। into 3. डन। तो वो चीजें हम निकाल लेंगे कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या है। अब बात आती है, समझे, कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इनके बीच की कुछ डिस्टेंस क्या है, डी है। डिस्टेंस कितनी है, डी है। अब आप समझिए कि रिलेटिव समझाने का पर्पस क्या है। अगर मैं दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग सॉल्व करूं, देखें, अगर मैं सॉल्व करूं, ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, तो इनके पास, सबके पास अलग अलग रहेगा। इनका अपना एक्स एंड वाई रहेगा, समझ रहे हो? इसका अपना एक्स अलग रहेगा और इसका अपना वाई अलग रहेगा। इसका भी अपना एक्स रहेगा और इसका भी अपना वाई रहेगा। यहां तक कोई डाउट? No, sir. यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? ओके, गुड। अब हम बात करते हैं, इसके पास ए एक्स की स्पीड कितनी होगी, यू एक्स कितनी होगी, U यू cos theta 1. कॉस θ1। गुड। इसके पास वाई की स्पीड कितनी होगी, U1 sin theta 1. 1 sin θ1। बहुत ही सिंपल सी बात है, मैंने क्या किया, कंपोनेंट चेक कर लिए। तो इसका यू एक्स कितना हो जाएगा, u2 2 sin cos theta 2. Cos θ2, theta 2. Cos और theta 2. इसका हो जाएगा uy U2. u2 Sin. sin Sin θ2। theta. ओके, अब मेन दूसरी चीज पे आते हैं यार, इनका एक्सेलरेशन देख लेते हैं। तो इनका एक्सेलरेशन देखें, ए एक्स में कुछ होगा क्या, नहीं। ए वाई में कुछ होगा क्या, माइनस जी। Minus G. Minus इसमें ए एक्स में होगा क्या, नहीं। इसमें ए वाई में होगा क्या, Minus माइनस G. G. जी। अब देखो, अगर मैंने दोनों चीजें लिख दी हैं ए और बी की, तो अब रिलेटिव कर सकते हैं ना। याद है ना रिलेटिव कैसे करते हैं, ए Yes. माइनस बी, ठीक है। तो रिलेटिव से बेटर क्या होगा, बी स्टॉप हो जाएगा, तो हमें ज्यादा टेंशन नहीं होगी। हमें कहां पर रेंज लेके जानी पड़ेगी, बी पे लेके जानी B पड़ेगी। पे तो B मैं पे. रिलेटिव लिख रहा हूं क्या, ऑब्जर्विंग ऑब्जर्विंग ए विद रेस्पेक्ट टू बी। समझ आया? ए विद रेस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब देखिएगा, ऑब्जर्विंग ए विद रेस्पेक्ट टू बी मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा यार कि बी अब कैसा है, रेस्ट पे है। समझ आया? बी कहां पर है, रेस्ट पर है। ए टारगेट हो रहा है, ए यहां पर टारगेट हो रहा है। क्लियर? तो ये हो गई यू ए विद रेस्पेक्ट टू बी। डन।
अच्छा सोचो अगर इसकी रेंज एग्जैक्ट ये होगी तभी तो कोलाइड करेगा, नहीं तो कोलाइड ही नहीं करेगा। आपको समझ आया? कोलाइड कब करेगा? जब यूएबी की रेंज एग्जैक्ट डी हो जाएगी तभी तो कोलाइड करेगा ना। इतनी बात समझ आई क्या सबको? अरे भाई देखें ये भी है, बी को रिलेटिव में सॉल्व किया है तो वो हो गया है रेस्ट पे। तो यार अगर ये मूव ही नहीं होगा बी वाला, तो अगर मुझे ये करना है, जब हमें पता है कि बी वाला मूव ही नहीं हो रहा है, तो क्या सिचुएशन हो जाएगी? ए को बी पे जाना पड़ेगा। डन। मतलब रेंज ऑफ यूएबी, रेंज ऑफ ए मस्ट बी व्हाट? डी। क्लियर? अच्छा अब निकालेंगे ना, रिलेटिव पे सॉल्व करेंगे, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। यू ए बी कितना हो जाएगा बताओ? U1 minus U2. दो चीजें होंगी अलग अलग, यू एक्स इसका अलग रहेगा, यू वाई इसका अलग yes. रहेगा, तो ये होगा यू ए माइनस यू बी। डन। अच्छा चलो देखिए यू ए माइनस यू बी कितना होगा बताओ? यू ए में क्या था? कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, तो ये है कुछ नहीं यू 1 कॉस थीटा 1 माइनस यू 2 कॉस थीटा 2। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना डिटेल लिखने की क्या जरूरत है, तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं। यू ए माइनस यू बी, बट वाई वाला कंपोनेंट करेंगे, मतलब यू 1 साइन थीटा 1 माइनस यू 2 साइन थीटा 2। डन। व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन देखें, एक्सेलरेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? एक्स कितना रहेगा? 0. भाई दोनों का 0 था। वाई कितना रहेगा? 2G. Minus माइनस जी एंड Plus माइनस G. ऑफ minus माइनस of जी, minus G. क्या आएगा? 0. 0। 0. ये तो स्टोरी ही बदल गई भाई। जब पूरा एक्सेलरेशन दोनों 0 हो गए, तो क्या रिलेटिव मोशन प्रोजेक्टाइल बची क्या? नहीं. नहीं बची। नहीं। और इसको मैं पूरा हाईलाइट करके चाहूंगा कि आप लोग याद करें इस लाइन को। क्या? रिलेटिव मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल is not a relative motion, is not a projectile motion। सबको समझ आया? क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए था? जी होना चाहिए था ना। सो रिलेटिव मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल मोशन, इट इज सिंपल। अच्छा क्या ये मोशन अंडर ग्रेविटी है क्या? नहीं. No, sir. जी भी नहीं बचा। इट इज नॉट इवन मोशन अंडर ग्रेविटी, इट इज नॉट इवन मोशन अंडर ग्रेविटी। सिर्फ ये क्या है रिलेटिव इन अ प्रोजेक्टाइल? स्ट्रेट लाइन मोशन। इट इज सिंपल straight line motion, straight line motion with acceleration as 0। समझ आया? तो इस चीज को मैं हाईलाइट करूंगा क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैं आपको समझा रहा था कि यार जो रिलेटिव आप सॉल्व कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल को, वो इतना इजी होने वाला है कि ना तो ये प्रोजेक्टाइल बचा, ना ये मोशन अंडर ग्रेविटी बचा। मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन की तो जरूरत ही नहीं है। जरूरत है क्या? एक्सेलरेशन ही 0 है, जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो फिगर मैंने बनाया है, ये क्या हो गया हमारा? रॉन्ग। समझ आया? क्या भाई समझ आया सबको? Yes, Yes, sir. sir. ओके। तो ये पार्ट मैं आपको फिर से हाईलाइट कर देता हूँ कि यार ये एक्सेलरेशन मेन है, इसके रिलेटिव का एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो चुका है, और इसलिए हमें यहाँ पर ये चीज समझ के चलना है कि ये रिलेटिव बना ही नहीं। तो रियल में पता है कैसा होगा फिगर?
कभी भी जब आप प्रोजेक्टाइल लिखेंगे और रिलेटिव सॉल्व करेंगे, सो ऑब्जर्विंग ए with respect to b, so it is nothing but just a straight line. Clear? just a straight line. तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी है, ये भी है, ये कैसा है, रेस्ट पे है, और ये ए है, और ये किस एंगल पर जा रहा है, किसी एंगल पर जा रहा है। क्या ये थीटा है क्या? नहीं, थीटा नहीं है, ये यू ए बी है, और ये इसके कंपोनेंट होंगे, ये यू एक्स होगा, यू एक्स, और ये यू वाई। डन। अब बताओ मोशन कैसी दिखेगी यू ए बी की। सो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि यू ए बी एग्जैक्टली कैसा दिखेगा। सपोज ये यू ए बी है, ये कैसी है, सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, समझ आया रिलेटिव। तो ये कैसे Yes. निकल जाने वाला है, ये होगा Straight. पाथ। सो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, सीधा निकल जाएगा। बी को कभी कोलाइड करेगा क्या? नहीं। No, sir. नहीं. इट विल नेवर कोलाइड बी, इट विल नेवर मीट द बी। तो बताओ क्या करना चाहिए अगर बी को मिलना है? Y component 0. वाई UI should be 0. 0. जीरो। तो ये हमारी कंडीशन बन जाती है टू मीट द बी, टू मीट द बी, टू मीट द बी रिलेटिव का वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई ऑफ रिलेटिव मस्ट बी 0। समझ आया? तो ये जो है पॉइंट है हमारा, ये हमारी कंडीशन बनेगी क्या कि एंगल क्या होना चाहिए, 0, यू वाई होना ही नहीं चाहिए। यू वाई नहीं होगा तो वो कैसा जाएगा, स्ट्रेट जाएगा और हिट कर देगा। समझ आया? क्लियर? तो इसका मतलब क्या कंडीशन होगी रिलेटिव में कि अगर हमें इसे हिट करना है तो रिलेटिव में यू वाई होना ही नहीं चाहिए। यू वाई नहीं होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए, देखें, दोनों की यू वाई या यू वाई ऑफ ए बी अगर मैं देखूं तो वो हो जाएगा यू वाई ऑफ ए माइनस यू वाई ऑफ बी, और हम बोल रहे हैं कि यार ये 0 हो जाए, तो मतलब क्या हो जाए, यू वाई ऑफ ए शुड बी इक्वल टू यू वाई ऑफ बी। और इसलिए मैंने इस टॉपिक को आपको बहुत देर से समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ समझानी थी आपको कि अगर इसे कोलाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको y कंपोनेंट को अपने सेम करना पड़ेगा, तभी ये दोनों कोलाइड हो सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको चेक करना है तो बस ux जो है वो हो जाएगा हमें कोलाइड करने के लिए डिस्टेंस, नेट ux। समझ आया? तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ कोलिजन और मीट। और टाइम कैसे निकालेंगे फिर, टाइम टेकन distance upon speed. डिस्टेंस अपॉन ux, बट ux किसका, ए बी वाला ux लिखना, Relative. ठीक है, रिलेटिव वाला। तो रिलेटिव जो भी होगा, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो क्या करेंगे, Minus. माइनस करेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो Add. ऐड करेंगे। Add. तो मैं चाहिए तो आपको डायरेक्टली बोल देता हूँ यहाँ पर कि इफ द प्रोजेक्टाइल आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब इसका ux a और इसका ux b, तो इसका मतलब रिलेटिव का क्या हो जाएगा, ux ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, जस्ट दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर है, मतलब ऐड कर देंगे। सो ux ऑफ a प्लस ux ऑफ b, बिकॉज दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। और अगर अपोजिट जा रहे हैं तो नाउ यू नो। तो इसका मतलब इसका जो ux होगा और इसका जो ux होगा, ux a एंड ux b, दोनों को क्या होना चाहिए, अगर ए बी चाहिए तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? सबको समझ आया? किसी को कोई डाउट क्या? No, sir.
ओके, तो ये है मूविंग क्लोजर के लिए, मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, और ये मूविंग अपार्ट। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से हम टाइम भी निकाल सकते हैं। बाद में लोकेशन तो निकाल ही सकते हो आप, टाइम पता चल गया तो निकाल सकते हैं ना। सॉल्व इन रियल सिनेरियो और बता दो कि किस कोऑर्डिनेट पे दोनों कोलाइड करेंगे। पक्का? सबको समझ में आया कि क्या करना है हमें, क्या करना है? स्टेप क्या है? दिस इज अवर स्टेप 1। क्लियर? तो दिस इज स्टेप 1 टू चेक। स्टेप नंबर 1, दिस इज कॉल्ड टू चेक। ठीक है, इसे हम चेक करने के लिए यूज करते हैं कि कोलाइड भी करेगा या नहीं करेगा। और स्टेप नंबर 2, यू एक्स फाइंड करना, तो ये बन जाता है हमारा स्टेप 2। टाइम टेकन। ओके, समझ आया सबको? तो एक क्वेश्चन दे, आप लोग कर लेंगे, दोनों स्टेप अच्छे से फॉलो करेंगे। अभी पॉइंट क्या है कि पीछे की स्टोरी जरूर समझना है कि क्यों ऐसा हुआ और क्यों आपको रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल जैसे सॉल्व नहीं करना है। कैसे सॉल्व करना है? स्ट्रेट लाइन। आपको टाइम लगेगा ये फील करने में कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन, बट आप लोग हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा सबको। डन? क्लियर है? ओके, अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि एक क्वेश्चन था ना जिसमें एक प्रोजेक्टाइल था और एक लीनियर था, तब क्या एक्सेलरेशन कैंसिल होगा क्या? नो सर। नो नहीं सर। होगा। तो इसका मतलब उसको हमें नॉर्मल टाइप में करना ही बेटर होगा, क्योंकि उसमें कैंसिल नहीं होने वाला है। सो जब दोनों प्रोजेक्टाइल होंगे तब हमें कैंसिल होगा ये। सो रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव मोशन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स, दोनों प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं रहेगा, वो कैंसिल होगा। अगर एक कर रहा है तो फिर तो माइनस में आएगा ही। सो इट्स बेटर कि उसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर ले और यहाँ से ये टाइम निकाले। तो मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग ट्राई करेंगे कि वेदर इट विल कोलाइड और नॉट। अगर कोलाइड करेगा तो फिर डिटेल सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन है कि चेक करना है कि प्रोजेक्टाइल कोलाइड करेंगे या नहीं। डन? तो बताएं क्या कंडीशन होती है चेक करने की कि कोलाइड करेंगे या नहीं। y कंपोनेंट सेम y होना कंपोनेंट वाई कैंसिल कंपोनेंट होगा। सेम होना चाहिए। सो पहले मैं दोनों के कंपोनेंट निकाल लेता हूँ। ये कितना है 10√2। तो बताओ यार कंपोनेंट कैसे आते हैं।
ये क्या हो जाएगा u cos थीटा। डन। सो क्या होगा 10√2 इंटू कितना है cos 45 डिग्री, cos 45 1/√2 मतलब कितना आएगा, 1/√2 ये क्या होगा u sin थीटा, और ये रखेंगे तो u sin थीटा सॉल्व करके क्या आने वाला है 10 ही आने वाला है। डन। Yes, sir. ये हुआ a का। अब हम सॉल्व कर लेते हैं b के लिए। तो ये है b। तो अच्छा ये डिस्टेंस मैटर करती है क्या, नहीं करती है, कुछ भी मैटर नहीं करती है, इसलिए मैंने ये डिस्टेंस नहीं दी थी आपको। ठीक है, लेट्स से ये डिस्टेंस सो हमें पता है कि इस डिस्टेंस का कुछ यूज नहीं है कोलाइड चेक करने के लिए कि कोलाइड करेगा कि नहीं करेगा, तो कोई पॉइंट नहीं है। ये 40 है, ये 53 डिग्री है। बताएं कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये u इंटू कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री या कितना हो जाता है 53 डिग्री 3/5। 3/5 क्लियर। तो कितना हो जाएगा ये 24 24। 24 ये हो जाएगा u साइन 53 डिग्री। So you have 40 into sin 53 डिग्री 4/5। क्लियर। सो ये कितना हो जाएगा 32। क्लियर। और कंडीशन टू कोलाइड क्या है, कंडीशन टू कोलाइड, कंडीशन टू कोलाइड क्या सिचुएशन है 32 बताएं। Y component equals y Y component should be component equal. match। uy of a must be equal to uy of b। ठीक, तो देखें अभी कितना uy of a कितना है 10। ठीक, uy of b कितना है 32। 32. ये इक्वल नहीं है, सो दे विल नॉट कोलाइड। समझ आया रीजन कैसे सॉल्व करना है। Yes, sir. किसी को कोई डाउट, कितना इजी है, समझ आया ना। ओके, सो दे विल नॉट कोलाइड। अभी किसी को कोई डाउट, पक्का। ये बताएं किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो इस सेक्शन में अभी तक, जहां तक हमने अभी सॉल्व किया कि चेक करना जस्टिफाई करना कि वो कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे ये चीज। डन। अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, तो इसमें ऑफ कोर्स करेंगे कोलाइड, इसलिए आपको सारी चीजें सॉल्व करनी रहेंगी। ओके, प्रूफ दैट का मतलब समझ गए। आपको क्या करना है, जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है चेक करना है कि कंडीशन टू कोलाइड सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। समझ आया सबको। सबसे पहले ये काम करना है, सबसे पहले ये काम करना है जल्दी से, और उसके बाद चेक करना है कि कोलाइड करेगा कि नहीं। क्लियर है सबको, जल्दी से सॉल्व करें इसे, फिर तुरंत इसके कंपोनेंट निकालें और कंडीशन देखें सेटिस्फाई हो रही है नहीं। Sir, horizontal distance.
ओके गुड, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दे दिया यार, वेरी गुड। हर्षदा, यशराज, अभय, वेरी गुड। राजवर्धन, वेरी गुड। चले तो देख लेते हैं यार, सब कुछ है कंपोनेंट के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे फास्टेस्ट मेथड क्या रहेगा, वो है कंपोनेंट के बारे में। अच्छा, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं यस दे विल कोलाइड। मैंने ये नहीं पूछा भाई, मैंने लिखा है प्रूव दैट दे विल कोलाइड। मतलब मुझे पता है कि वो कोलाइड करने वाले हैं, आपको बस प्रूव करना है कि हाँ वो कोलाइड करेंगे। तो मैं यार देखो बना देता हूँ आपको। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था, कंपोनेंट करना 45 डिग्री। अब देखो यार, बार बार मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब ये मैथ में बार बार नहीं आपको सिखाऊंगा। यू पता है मुझे, ये हो जाएगा यू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है 45 डिग्री। सॉल्व करोगे आंसर आएगा 40, क्योंकि √2 कैंसिल हो जाएगा। ये होगा यू साइन थीटा, सॉल्व करोगे आंसर आएगा 40। अब कोई अगर ये पूछे कि सर कैसे सॉल्व करेंगे, तो यार प्रीवियस लेक्चर में हम पूरा टाइम यही कर रहे थे, तो आपको खुद से ये चीज़ करनी पड़ेगी। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने सेम एंगल दे के आपसे यही पूछा था 53 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, u cos 53 डिग्री। तो अगर इसे सॉल्व करें तो चलो कर देते हैं यार। 40 इंटू कॉस 53 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5, तो ये वैल्यू आएगी 30। और ये वैल्यू अगर देखें u साइन थीटा, u साइन 53 डिग्री, तो हमें पता है इट इज़ 50 इंटू साइन 53 डिग्री होता है 4/5, ये हो जाएगा 40। अब ये लिखना है, इतना सॉल्व करने के बाद अब यहाँ पर लिखना है कि कंडीशन ऑफ कंडीशन टू कोलाइड। सो कंडीशन टू कोलाइड, अब वो चीज देखो, कंडीशन टू कोलाइड क्या होना चाहिए था, यू वाई ऑफ ए एंड यू वाई ऑफ बी, ये दोनों का सेम होना चाहिए था। तो दोनों का कितना है 40-40 है ना वाई कंपोनेंट। देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ यार, दोनों का वाई कंपोनेंट 40-40 है ना। सो डेफिनेटली दे विल कोलाइड, so they will collide. So the thing is they will collide, definitely they will collide. तो पहली चीज क्लियर हो गई, they will definitely collide. स्टेप नेक्स्ट क्या है कि पहले तो चेक करना है कि कोलाइड करेंगे कि नहीं। अब सॉल्व करो। सो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग a विद रिस्पेक्ट टू b। पैटर्न समझ में आया यार सबको, कैसे सॉल्व करेंगे a विद रिस्पेक्ट टू b। और a विद रिस्पेक्ट टू b जब सॉल्व करेंगे, सो दिस बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन मोशन। सॉल्विंग a विद रिस्पेक्ट टू b बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन मोशन। ये बन जाएगा यू ए बी, सॉरी यू एक्स ऑफ ए बी। और ये b तो रेस्ट पे है, b तो अपना रेस्ट पे है, और डिस्टेंस कितनी है 140 मीटर है। तो स्टेप 2, ये फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, देखो मैंने बना दिया है। आपको ऐसा एग्जाम में कोई ये फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट बार बार फिगर बनाते हैं, नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका नोट्स है, इसमें इसलिए मैंने फिगर बनाया है। बाद में आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए, यू एक्स चाहिए, किसका, ए बी का चाहिए। देखो दोनों टुवर्ड्स ईच अदर आ रहे हैं ना। यहाँ पे मैं फिगर बना देता हूँ यार, ये यू एक्स ऑफ ए है और यू एक्स ऑफ बी टूवर्ड्स इट है। डन। तो इसका मतलब क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट, ऐड ऐड करेंगे। तो यार अब देखो, जिसको मतलब नहीं लेक्चर में नहीं ध्यान दे रहा है, उसको नोट्स में क्या समझ आएगा कि सर ये एरो बना के ऐड क्यों कर दिया। तो हमें पता है कि हमें रियल में माइनस करना होता है, बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से वो ऐड हो जाती है फाइनली। तो फाइनली अगर मैं वैल्यू देखूं तो कितनी कितनी थी, 40 एंड 30। तो ये था 40 प्लस ये था 30, कितना आ गया 70। And with the relative we can solve for the time. T will be distance upon ux of AB relative. तो देखें कितना आ जाएगा टाइम, देन डिस्टेंस कितना है 140 डिवाइडेड बाय टाइम, स्पीड कितना है 70, कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, सॉल्विंग यूजिंग द रिलेटिव। क्या, they will collide after 2 seconds. So they will collide after 2 seconds. Now
अब अगर आपको पता चल गया कि वो 2 सेकंड बाद कोलाइड करेंगे, तो आप सीधा कहाँ पे आ जाओ, रियल सिनेरियो में आ जाओ। समझ आया? रिलेटिव नहीं सॉल्व करने लगना, अब क्या सॉल्व करना है, रियल। सो रियल में ये किस स्पीड से जा रहा था, 40√2 से। ये हॉरिजॉन्टल की स्पीड कितनी थी, 40। वर्टिकल की स्पीड कितनी थी, 40. 40। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉल्विंग सॉल्विंग real projectile of A, solving actual projectile of A। ठीक है, ए की एक्चुअल प्रोजेक्टाइल से हम क्या निकालेंगे कि वो लोकेशन क्या आने वाली है, किस लोकेशन पे वो हिट करने वाला है। तो एक्चुअल प्रोजेक्टाइल ये रहेगी, डन। एक्चुअल प्रोजेक्टाइल तो ये है, बट हमें उस चीज़ को समझना है कि हम कैसे निकाल सकते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। सो दे विल कोलाइड आफ्टर 2 सेकेंड। सो लेट्स से यहाँ कहीं पे कोलाइड करने वाले हैं वो, तो ये वाई और एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना हम, ये वाई कोऑर्डिनेट और ये एक्स कोऑर्डिनेट। चले जल्दी से बताएं कैसे निकालते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। U cos theta into U T. cos theta यस, यू एक्स into इंटू T. टी। सो मैं डायरेक्टली निकाल चुका हूँ यू कॉस थीटा वगैरह, इंटू टी कर दूंगा, क्या आंसर आ जाएगा, 80 मीटर। 80 meter. देन वाई निकालना है, वाई क्या होता है, Q यू sin वाई theta T माइनस minus half GT Minus square G. जी टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 40 इंटू टू to माइनस minus हाफ इंटू 10 इंटू टू का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 5 इंटू 4 मतलब 60 आ 60 जाएगा। मीटर। 60. सो दे विल कोलाइड एट विच कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट फ्रॉम ए, फ्रॉम ए। बाय द वे आपसे इस तरह कोऑर्डिनेट जल्दी नहीं पूछता है, सिर्फ वैल्यू पूछ लेता है कि कितनी डिस्टेंस पे दे विल कोलाइड। सो कोऑर्डिनेट फ्रॉम ए हो जाएंगे 80, 60। समझ आया यार सबको? यस सर। सो रिलेटिव एंड प्रोजेक्टाइल क्लियर, समझ आया ना कितना इजीली हम इन्हें हैंडल कर सकते हैं। जस्ट आपको कंपोनेंट करना है और तुरंत चेक कर लेना है। डन। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जिसमें ग्रेविटी कैंसिल नहीं होने वाली, जो हमने सबसे फर्स्ट एग्जांपल ट्राई किया था। आप लोग को जल्दी से अच्छे से रिलेटिव लिखना है और अच्छे से ट्राई करना है।
ओके, तो क्वेश्चन क्लियर है, हमें ए को हिट करना है बी पे, ठीक है। बट अब हम रिलेटिव सॉल्व करेंगे तो यार देखो इस पे जी नहीं लग रहा है कि मतलब माइनस जी से ये प्रोजेक्टाइल कर रहा है और कैंसिल होगा, नहीं। तो मतलब बी का हमें कैंसिल नहीं करना है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में याद रखना है कि रिलेटिव ऑफ ए ऑब्जर्विंग, सो याद रखना ये चीज, ऑब्जर्विंग ए विद रेस्पेक्ट टू बी will be a projectile। समझ में आना? तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा क्योंकि b का g कैंसिल नहीं हुआ है। तो अगर आप a विद रेस्पेक्ट टू b सॉल्व करने वाले हैं तब भी वो क्या आने वाला है, प्रोजेक्टाइल ही आने वाला है। तो ये b हो गया, ये रेस्ट पर रहेगा, ये अपना a हो गया और ये किसी एंगल पर जाएगा और ये अगर हिट करना है तो यहाँ आना चाहिए। समझ आया सबको? तो ये बात सबको सेटिस्फाई हो रहा है, सब लोग को अंडरस्टूड है कि ये प्रोजेक्टाइल ही रहेगा। क्लियर? क्योंकि दोनों प्रोजेक्टाइल होते हैं तब दोनों का कैंसिल आउट होता है। अब क्या बदल गया, चीजें बदल गई यार। ये क्या बचेगा, यू ए बी बन गया और ये थीटा बदल चुका होगा, ये कोई नया थीटा आ गया होगा जो कि डिपेंड करेगा किस पे, थीटा किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा यू एक्स ऑफ ए बी और ये होगा यू वाई ऑफ ए बी। डन? इस तरीके से दोनों चीजों पे वो एंगल नया वाला डिपेंड करेगा। तो हम सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, रेंज फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉस भी चाहिए और साइन वाला भी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज हमें पता चलेगा कि बी पर वो कब पहुंचेगा रेंज फाइंड करने के लिए। बट उससे पहले देखो हम और क्या फाइंड कर सकते हैं, इसके पहले कंपोनेंट कर लेंगे। बताइए कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 50 45 मतलब 50 आ जाएगा। डन? और ये 50 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम जो रिलेटिव सॉल्व करने वाले हैं वो कुछ इस टाइप का है। कैसे देखें, इधर हॉरिजॉन्टल में कितना है, ये 50, ये कितना है 50, ये वाला ऑब्जेक्ट कर कितना है स्ट्रेट में 20। तो जब आप रिलेटिव सॉल्व करोगे इन दोनों का रिलेटिव, चलो बताएं रिलेटिव क्या होगा, ux कितना हो जाएगा 30। पक्का सबको समझ आया ना? हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 और y कितना होगा 50। वो तो वही रहेगा क्योंकि दूसरे वाले का y है ही नहीं। सो 50 माइनस इसका तो y है ही नहीं, y इसका क्या है, uy क्या है 0, y में कुछ है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा 50। सो हमें कंपोनेंट पता चल गए, रिलेटिव के हमें कंपोनेंट पता चल गए। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले टाइम निकालो। डन? या फिर रेंज भी निकाल सकते हो, जो मन करे। आफ्टर विच टाइम दे विल मीट, द टाइम दे विल मीट, टाइम आफ्टर विच दे विल मीट। बताएं कैसे निकालेंगे वो, बताएं टी कैसे निकालते हैं। 2u sin theta by 3. जी अच्छा, what we mean by u sin theta is it is a vertical component, all we mean is uy ab by g। तो चेक करो uy ab तो चेंज ही नहीं हुआ, सो 2 into 50 by 10 कितनी देर में मिल जाएंगे 10 सेकेंड में, ठीक है। एंड व्हाट शुड बी द रेंज, क्वेश्चन में पूछा है ना कि कितना दूर होना चाहिए था इनिशियली सो दैट दे कोलाइड। क्लियर? सो इनिशियल पोजीशन ऑफ बी, इनिशियल पोजीशन ऑफ बी देखें क्या हो जाएगी, इनिशियल पोजीशन इज रेंज। रेंज क्या होती है 2 u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। बट यार वो गड़बड़ हो जाएगा ना, साइन थीटा कॉस थीटा फिर से फाइंड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा।
जरूरत नहीं है, इसको लिखने का ux एक और into t पैटर्न है। क्या लिखते हैं? u sin थीटा ux अलग uy लिख देते हैं, यस, और u cos थीटा अलग लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और ये पैटर्न मैं चाहता हूं कि सब लोग याद रखें, ये एक अच्छा पैटर्न है। रेंज को इस तरीके से लिखना ये एक अच्छा पैटर्न है। तो ये हो जाएगा 2ux इंटू यू वाई बाई जी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक दो स्टूडेंट ने मेरे से डाउट पूछा था, क्वेश्चन में आपसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा था, तो पूरा u निकाल रहे थे, फिर ऐसे निकाल रहे थे। नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी रेंज लिखा जा सकता है। अभी लिख देते हैं 2 इंटू यू एक्स कितना है, 30 बचा है, और ये 50 डिवाइड बाई 10, डन। तो कितना आ गया, 300 मीटर। 300. इनिशियली कितना दूर होना चाहिए था, 300 मीटर पर होता है, तो वो अच्छे से उसे कोलाइड कर देता है, डन। बात समझ में आया? भाई सबको क्लियर है? यस सर। ओके गुड। एक और एग्जांपल दे देते हैं फिर। Here's what I found on the web. वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। देखिए तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। काफी लोगों ने अच्छे आंसर किए हुए। वेरी गुड आदित्य, आर्यन, विश्वराज, समर्थ। ओके सही है, सब लोगों ने किया हुआ है। यार देख लेते हैं क्या था भाई, कंडीशन टू कोलाइड, y कंडीशन components टू कोलाइड। या अगर इन्हें कोलाइड करना है तो बहुत ही सिंपल है, क्या होना चाहिए यार इनका, भाई इनका y कंपोनेंट सेम होना चाहिए बस। अच्छा, अगर मैं इसके y कंपोनेंट की बात करूं तो ये हो जाएगा v1 ऑफ साइन थीटा 1, और ये क्या हो जाएगा अपना, इसका y तो डायरेक्टली v2 ही है। सो मतलब क्या आ जाएगा, v1 इंटू साइन थीटा कितना है, 37, 37 मतलब कितना, 3/5 इज इक्वल टू v2, डन। तो इसका मतलब v1/v2 कितना आ जाएगा, इट इज 5/3।
सो क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है यार, लेकिन अगर आइडिया नहीं पता आपको तो फिर मतलब बहुत ही टफ हो जाएगा यार, लगेगा कि करना क्या है। तो बहुत ही सिंपल वे में चीज़ें अच्छे आराम से कर सकते हैं। डन। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, और ये थोड़ा सा अलग टाइप में देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं एक्चुअली। सपोज ये प्रॉपर केस टाइप पे देख लेते हैं। सपोज आपको ऐसा कुछ सिचुएशन दिया है, प्रोजेक्टाइल किसी हाइट में से थ्रो हो रहा है, सिनेरियो समझ में आया कि अभी हमने ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, बट अभी हम एक केस ऑलरेडी आपको बता चुके हैं ना कि प्रोजेक्टाइल कहाँ से थ्रो होगा, किसी हाइट से थ्रो होगा। तो मान लेते हैं ये क्या है, H1 है, ये H2 है, इसे हमने थ्रो किया किसी स्पीड से U1 से θ1 पे, और इसे हमने थ्रो किया किसी U2 से किस पे, θ2 पे। तो क्या चांसेस है कि ये दोनों कोलाइड करेंगे कि नहीं। तो ये कुछ ऐसा आ रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। चेक करना है कि ये कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे। समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन समझ आया कि क्या करना है हमें? बताएं भाई, किसी को डाउट क्या है इसमें? अब अप्रोच कैसे करेंगे? अगर ये दोनों प्रोजेक्टाइल है तो इनका रिलेटिव क्या हो जाने वाला है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। तो मैं बिल्कुल ही इस तरीके से सॉल्व करता हूँ कि ये अपना ए पार्टिकल है, ये बी है। अब रिलेटिव ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी सॉल्व कर लेते हैं। सो ऑब्जर्विंग ए विद रेस्पेक्ट टू बी, अच्छा ए विद रेस्पेक्ट टू बी दोनों प्रोजेक्टाइल है, तो ये कैसी मोशन बनेगी? स्ट्रेट लाइन मोशन। डन। तो इसका मतलब फिगर तो वही है, बट चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी। क्या बी कहां पे आ जाएगा अब? रेस्ट पे। समझ आया? बी कहां पे आ जाएगा? रेस्ट पे। अगर बी रेस्ट पे आ गया तो बेटा ए को कहां पे हिट करना चाहिए कि वो एग्जैक्ट कोलाइड कर जाए? बी पे। बी पे हिट करना चाहिए ना। तो कंडीशन टू कोलाइड क्या होनी चाहिए कि ये किस एंगल पे जाए? इस वाले थीटा पर जाए ना। समझ आया सबको? क्योंकि ये अब अंडर ग्रेविटी बची नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो यू ए बी जो आने वाला है हमारा आंसर, उसको कैसे जाना चाहिए? स्ट्रेट टुवर्ड्स बी। सो टू कोलाइड यूबी को किस तरफ जाना चाहिए? स्ट्रेट टुवर्ड्स बी। डन। इसका मतलब ये है कि एंगल ऑफ जो यूएबी है वो किससे मैच करना चाहिए? इनके पर्टिकुलर एंगल से मैच करना चाहिए। तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी बताएं? H2 minus H1. H2 माइनस H1. H1। कंफ्यूज नहीं होना, आप अपने हिसाब से इसे माइनस कर लेंगे। डन। तो मैं इसे स्मॉल h मानता हूं, विच इज व्हाट H2 माइनस H1 का डिफरेंस होगा। अच्छा, ये तो क्वेश्चन में गिवन होगी डी। तो टू कोलाइड क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये जो यू एक्स होगा ए बी का और यू वाई होगा ए बी का, उनका जो एंगल है वो किसके जैसा मैच करना चाहिए? प्रॉपर tan थीटा के जैसा मैच करना चाहिए। समझ आया? सो टू कोलाइड क्या होना चाहिए? tan थीटा मस्ट बी सिमिलर टू व्हाट यू, सॉरी दिस इज स्मॉल h बाई डी। और tan थीटा निकाल कैसे सकते हैं? वो निकाल सकते हैं यू वाई ऑफ ए बी अपॉन यू एक्स ऑफ ए बी। ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए H2 माइनस H1 डिवाइड बाई डी। तो बताओ
कोलाइड की कंडीशन में किसी को कोई डाउट? इसका जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पीड होना चाहिए y और x का, वो डिवाइड किससे मैच करना चाहिए? tan थीटा, एक्चुअल tan थीटा से। डन। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ux ये सब फाइंड कैसे करेंगे? देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ux ऑफ ab कैसे फाइंड करेंगे? ये रिस्पेक्ट भी x चेक करेंगे अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो ऐड, नहीं तो सबट्रैक्ट। डन। तो मैं ऐसे लिखूंगा ux ऑफ a प्लस माइनस ux ऑफ b। समझ आया क्या? B. ओके, uy कैसे करेंगे? uy ऑफ a प्लस माइनस minus ui ऑफ b। और पता है प्लस माइनस कैसे करते हैं? अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस plus अगर सेम डायरेक्शन, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ पे प्लस पॉजिटिव, plus और अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे same हैं direction the negative. तो नेगेटिव। सो मुझे लगता है ये क्लियर है आपको। वर्टिकल के बारे में भी देख लेते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो क्या करेंगे? ऐड अरे भाई क्या मजाक कर रहे हो, रिलेटिव सॉल्व कर रहे हैं, सबट्रैक्ट सबट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव। और ऐसा कुछ हो रहा है कि एक अप जा रहा है और एक डाउन जा रहा है, Add करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये इनको हम पॉजिटिव में रखेंगे। तो इस तरीके से ये 4 केसेस बन सकते हैं जिनको हमने यहाँ पर डील किया। तो ये बताओ, ये सबको समझ में आया रिलेटिव? ये स्पेशल Yes, sir. पॉइंट टाइप समझ लेते हैं इसे। ओके, तो ये एक स्पेशल केस रहेगा जिसमें दोनों हाइट से थ्रो कर रहे हैं, तो हमें बस उनका टाइम बैलेंस करना है और चेक करना है कि कोलाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग जल्दी से चेक करेंगे। सबको आइडिया समझ में आया ना?
ओके, देखिए तो यार ये क्वेश्चन था, मैंने बताया कि रिलेटिव में अगर सॉल्व करना है तो टेंशन कुछ नहीं होगी, क्या होना चाहिए, इनका ये एंगल मैच करना चाहिए हिट करने का। तो पैटर्न क्या है यार, पहले रिलेटिव सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। तो रिलेटिव कैसे सॉल्व करते हैं यार, फिगर बना के, याद रखे रिलेटिव में पहले फिगर जरूर बनाते हैं। डन। तो चेक कर लेते हैं, ये कितना था 10√2, ये कितना है 45 डिग्री, तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा 10 10 10, ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा 10। 10 अच्छा, दूसरे को ड्रा करते हैं, उसका कंपोनेंट y में है क्या कुछ, y में कुछ नहीं, उसका पूरा कंपोनेंट किधर है x की नहीं, तरफ है, इसमें कितना है 10। 10 तो अब देखो, अब अपन सॉल्व कर लेते हैं, ux ऑफ ए बी अगर चाहिए तो क्या हो जाएगा, वो दोनों सेम आ रहे हैं 20 ना। 20. हाँ, ये 10 से इधर आ रहा है और ये 10 से इधर आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 10 + 10, क्या आ जाएगा 20। विद फिगर बार बार मैं समझा रहा हूँ, जिससे कि यार अगर दोबारा कभी आप नोट्स देखो, मतलब धोखे से भी अगर नोट्स आप देखो, नोविंगली तो देखोगे नहीं, पता है मुझे, बट अगर आप देखोगे नोट्स तो ये चीज़ें समझ में आएंगी, आपको रिकॉल कर पाओगे आप कि कैसे हम अप्रोच कर रहे थे। तो ये वर्टिकल जा रहा था 10 से, बट ये कहीं नहीं जा रहा था, ये 0 था, ठीक है। सो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप प्लस करो या माइनस करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पता ही नहीं है हमें। सो आंसर क्या हो जाएगा 10। तो हमें ux पता है, uy पता है, और हमें बस अब tan थीटा से मैच कराना है। तो कंडीशन टू कोलाइड क्या हो जाएगी, H2 minus H1 by T यस। सो is equals to कंडीशन टू कोलाइड सिचुएशन हो जाएगी कि ये जो tan थीटा है वो बैलेंस होना चाहिए, tan थीटा जो होगा वो H2 minus H1 अपॉन D होगा, और वो बिल्कुल ux uy की तरह मैच होना चाहिए। तो मैं ux uy लिखूंगा, uy ऑफ ए बी एंड ux ऑफ ए बी, ये होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 20 - 10 बाई डिवाइड में कितना है 30, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आए 20 एंड 10, और ये कितना आएगा 10/30। मैच हो रहा है क्या, no sir. 2:1, और ये आ रहा है 1:3। सर उल्टा लिखा आपने 10/20 ओके ओके, या 2y by u. ठीक है ठीक है, तो करेक्ट कर लेते हैं, ये 10 हुआ, ये 20 हुआ, तो ये आएगा 1/2, 1/2। तो ये इक्वल है क्या, नहीं है, तो मीन्स दे विल नॉट कोलाइड, सो विच मीन्स दे विल नॉट कोलाइड। अच्छा, किसी को याद है अगर ऐसे कभी दो चीजें कोलाइड नहीं कर रही हैं तो क्या चीजें पूछ लेता है हमसे, Distance of closest distance approach. of closest क्लोजेस्ट या वेरी गुड वेरी गुड। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सॉल्व करें सब लोग जल्दी से, फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, सॉल्व करें जल्दी। हाँ पूछिए, कोई डाउट। तो सबसे पहले आपको एक चीज ये चेक करनी पड़ेगी कि वो उससे ज्यादा निकल गया या कम निकल गया, बताओ। स्पीड का एंगल हाइट्स के एंगल से कम है या ज्यादा है, ज्यादा है। एंगल ऑफ ज्यादा है। स्पीड, ज्यादा है एंगल ऑफ ज्यादा है। स्पीड से अगर देखें, मतलब क्या tan थीटा देखें तो वो कितना आ रहा है 1/2, ठीक, और एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट और एंगल ऑफ पोजीशन देखें मैं तो वो tan थीटा डैश वो कितना है 1/3। तो इसका मतलब कौन ज्यादा होगा, Angular Speed. हाँ। सो ये वैल्यू छोटी है ना, दिख रही है ना, ये वैल्यू छोटी है, सो इसका मतलब ये होगा एज tan थीटा इज ग्रेटर देन tan थीटा डैश,
सो इसका मतलब क्या होगा, थीटा इज ग्रेटर देन थीटा डैश। और ये थीटा क्या है, ये वेलोसिटी है, ये क्या है, वेलोसिटी है। और थीटा डैश किसका है, पोजीशन का है। तो इसका मतलब वो नीचे से नीचे कोलाइड करने वाले या ऊपर, फिगर बनाना इंपॉर्टेंट रहेगा ना, ऊपर ऊपर की तरफ कोलाइड करेंगे तो मतलब ऊपर से निकल जाएगा ये ए होगा, ये बी होगा। तो रियल में जो उनका ये पोजीशन है, ये अगर हम देखें, यार आई डोंट नो क्या करते हो तुम लोग, ठीक है। सो ये जो स्पीड वाले हैं, जो रेड कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वो पोजीशन ब्लैक वाले से ज्यादा एंगल पर निकल जाने वाला है। समझ में आया क्या सबको, पक्का। तो ये रेड वाला किसका है, ये पोजीशन का है, सॉरी ये क्या है, वेलोसिटी वालों का है। और ये जो ब्लैक लाइन है वो किनकी है, पोजीशन वालों की है। अच्छा अब बताओ यार, क्लोजेस्ट डिस्टेंस किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, मतलब यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, ये होगी क्लोजेस्ट डिस्टेंस। बताओ यार अब ये निकाल कैसे सकते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे इसे, बताएं, कोई आइडिया बताएं, इसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। हाइपोटेनस माइनस ए साइड, हाइपोटेनस माइनस ये साइड, हाँ मतलब पाइथागोरस लगा के ना। यस सर। बट ये कैसे निकालोगे ये, तो बेस्ट वे तो होता है कि अगर ये जो थीटा और थीटा डैश अगर पता है, तो बेस्ट वे होता है कि ये ट्रायंगल निकाल लो, ठीक है। ये निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा ना, समझ आ रहा है। देखो क्लोजेस्ट डिस्टेंस के दो मेथड हैं, समझे। मेथड नंबर 1, समझिएगा, सोचो आपको पता है थीटा इज नोन, थीटा कोई नोन एंगल है, समझ आया, और थीटा डैश भी नोन है, डन। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इस एंगल को क्या बोल दूं, अल्फा, तो अल्फा समझ जाओगे, अल्फा क्या हो जाएगा, थीटा माइनस थीटा डैश, समझ आया। माइनस थीटा डैश। अच्छा अब आपको क्या चाहिए, आपको ए बी तो पता है, तो टेन अल्फा लगा सकते हैं ना। टेन अल्फा कितना हो जाएगा, टेन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब बी टू सी, देखें फिगर में बी टू सी जो ग्रीन कलर है, अपॉन, सॉरी टेन नहीं, क्या लगेगा इसमें, साइन अल्फा, टेन अल्फा नहीं, क्या लगाएंगे हम, साइन अल्फा। वो क्या आ जाएगा, बी टू सी अपॉन ए टू बी, और बी टू सी इज अवर क्लोजेस्ट डिस्टेंस। सो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू साइन अल्फा। समझ आया क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारी क्या है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस है। समझ आया सबको। अच्छा बट बेटा इसके चांसेस कितने कम हैं कि आपको ये थीटा पता होंगे, बहुत रेयर चांसेस है कि आपको थीटा पता होगा। आप बात समझो हमारी, थीटा पता होना इसके बहुत ही रेयर चांसेस हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं, मेथड 2। मेथड 2 बाय द वे आपको खुद समझना चाहिए, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल मेथड है, बट मुझे लगता है आप लोग को मैं सिर्फ आइडिया दूंगा और आप लोग समझ जाएंगे कि मेथड 2 कैसे काम में आने वाला है। ओके समझे, आपको ये समझ में आया हमारा टारगेट क्या है,
blue line. बी टू सी फाइंड करना। डन। हमने इसको एक्सटेंड किया कहां तक? ई तक। क्लियर? आप समझ रहे हो ये चीज? यस अच्छा, सर। आप बताओ क्या ये एंगल फाइंड करना आपके लिए टफ है क्या? एंगल सीईबी बताएं। सीईबी क्या होगा? सीईबी तो आराम से निकाल सकते हैं ना यार। एंगल बीएडी। परपेंडिकुलर ओवर बेस मतलब tan, इसका मैं नेम दे देता हूँ, कुछ नेम दे देते हैं इसे एक्स। इस एंगल को क्या दे देते हैं? एक्स। तो tan x कितना आ जाएगा? कितना आएगा? बी सी। बीसी बाई सी। अच्छा tan x नहीं, sin x बेटर रहेगा। sin x क्या आ जाएगा? बी सी ओवर बी। बी। डन। तो इसका मतलब जो बी सी आने वाला है वैल्यू जो हमें फाइंड करना है, दैट इज नथिंग बट बी इंटू साइन एक्स। क्लियर? ये हमारी क्या है? क्लोजेस्ट डिस्टेंस। क्लोजेस्ट डिस्टेंस। अब बता दो, बस अब बताओ साइन एक्स कहाँ से फाइंड कर सकते हैं? क्या कोई और तरीका है साइन एक्स फाइंड करने का? बड़े वाले ट्रायंगल से। हाँ, समझ आया सबको? साइन एक्स कैसे निकाल सकते हैं? बड़े वाले ट्रायंगल में से निकाल सकते हैं। क्या? ट्रायंगल ए डी ई क्या हो जाएगा? साइन एक्स। साइन एक्स परपेंडिकुलर दैट इज ए डी। AD/A AD upon AE. तो इसका मतलब अब बताओ ए कैसे निकलेगा? वेयर ए स्क्वायर इज AD स्क्वायर प्लस AD square. ईडी स्क्वायर। डी स्क्वायर। डन। समझ आया सबको? AD स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसका मतलब टेंशन किस चीज की बच रही है कि यार BD तो पता है, BE पता चल जाए तो काम बन जाएगा सारा कुछ। समझ आया? तो AE अगर हमें फाइंड करना है तो सिर्फ प्रॉब्लम है हमें BE फाइंड करने की, क्योंकि BE यहाँ पे भी यूज हो रहा है। अब जल्दी से होता BE कैसे निकल सकता है? ये थीटा तो पता है ना? ये थीटा तो पता है ना हमें? tan थीटा निकाला था। क्या निकाला था? tan अल्फा टाइप माना था इसे हमने। नहीं सॉरी, थीटा ही माना था। tan थीटा क्या था? u y B by upon AD. ux। डन। ऑफ ए बी। और इसे हम इनडायरेक्टली क्या निकाल लिख सकते हैं? BD अपॉन AD। डन। समझ आया सबको? तो इसका मतलब BD कितना आ जाएगा? AD इंटू tan थीटा। क्लियर? सर DE upon AD ना? हाँ सर वो। हाँ, DE BD नहीं सॉरी, DE DE। ठीक है। सो DE अपॉन AD। तो DE पता चल गया ना, और BD तो ऑलरेडी पता था। तो BE कितना हो जाएगा? BE इज DE माइनस BD। स्टेप समझ में आया यार? सिर्फ थोड़ी मैथ ज्यादा आ गई है यहाँ पर। क्लियर? समझ आया मैं क्या टारगेट करना है? मैं मार्क करता हूँ स्टेप नंबर 1 डन, स्टेप नंबर 2 डन, और ये हमारा हो जाएगा स्टेप नंबर 3। क्लियर? यार समझ आया सारे तीनों स्टेप्स? हाँ। और हाँ, मैं बताना भूल गया, नीट वाले स्टूडेंट्स को जरूरत नहीं है इसकी। नीट वाले स्टूडेंट्स को क्लोजेस्ट डिस्टेंस कभी नहीं पूछेगा इस तरीके से। डन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ,
नीट वाले स्टूडेंट्स को सिर्फ ये चेक करना काफी है, वेदर इट विल कोलाइड और नॉट। अगर कोलाइड करेगा तो व्हेन एंड वेयर। डन। उनको इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी। अच्छा ये बात बताएं, अगर मैं पूछूं कि व्हाट शुड बी दिस डी सो दैट दे कोलाइड, आप लोग फाइंड कर सकते हैं ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए कि वो कोलाइड कर जाए। 20. 20 होती तो कोलाइड कर 20. जाते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे कि ये डी ऐसा रखना है, मतलब डी को यहाँ पर अननोन रख दो और रख दो कि दे मस्ट कोलाइड, तो ये डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 20। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। चलिए तो यार यहाँ से हमारा प्रोजेक्टाइल कंप्लीट होता है। कल हम प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे, जो भी डाउट्स और जो भी नए क्वेश्चंस और आएंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके ओके एवरीवन, देन बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Bye bye everyone. Yeah.